अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम लोग बच्चों पढ़ने के लिए जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और मज़े की बात ये है कि इसको हम लोग एक ही गो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दे आर द सस्टेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन। ये हमारे पास सस्टेनेबल कॉम्बिनेशन है एटम्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बायोमास बनाने के लिए। ठीक है जी। बायोमास, हम लिविंग एंटिटीज के जो मास होता है, कंटेंट होता है बॉडी का, उसको बायोमास बोलते हैं। अच्छा बेटे, हम लोगों ने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हम लोगों ने दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किए हुए हैं। एक है जी नॉन बायो एलिमेंट्स, और एक है हमारे पास बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स मेनली होते हैं 16, और नॉन बायो एलिमेंट्स होते हैं 76। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बेटे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में रोल प्ले करते हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास 99% ऑफ बायोमास जो है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो माइनर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ बायोमास बनाते हैं। जो मेजर हैं बेटे, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? इसमें बेटे हमारे पास ऑक्सीजन होती है, जो कि 65% है। ठीक है जी। इसमें बच्चों कार्बन होती है, जो कि 18% है। इसमें बच्चों हाइड्रोजन होता है, जो कि 10% है। इसमें नाइट्रोजन होता है, जो कि 3% है। इसमें कैल्शियम है, जो कि 2% होता है। और फॉस्फोरस बच्चों हमारे पास 1% होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग माइनर की बात करें तो माइनर हमारे पास 10 हैं, जिसमें बच्चों आपके पास सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज़ पोटाशियम, जो कि 0.35% के करीब होता है। दूसरा बच्चों सल्फर है, जिसको 0.25% बोलते हैं। और फिर क्लोराइड और सोडियम, इन दोनों की परसेंटेज ना ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट इज़ 0.15%, और बच्चों 0.15%। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ मैग्नीशियम, जो कि 0.05% के करीब होता है। देन आयरन, जो कि बच्चों 0.004% आएगा। फेडरल के अंदर ये जो आपको आयरन है, ये बच्चों उसमें ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर रखा जाता है। अच्छा, जब ट्रेस एलिमेंट्स कौन सी हैं? ये जो आपके पास कॉपर है, मैगनीज है। ठीक है, दैट इज कॉपर, मैगनीज, जिंक और आयोडीन। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ये क्या है बच्चों? हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो कि बहुत ही माइनर अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फेडरल के अंदर ना एक और चीज़ है। फेडरल के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा, एफटीपी के अंदर ये 25 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स मेंशन करता है। ठीक है जी। आगे आते हैं। ये बायो एलिमेंट्स बेटे जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इससे आपको दो तरह की कैटेगरीज नज़र आती हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चार बेसिक कैटेगरीज हैं। जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर वाटर और मिनरल्स आ जाती हैं। अब बड़ा सिंपल सा है, हम लोग ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है बच्चों, वो इसेंशियल के तौर पर पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियल है किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। दे आर नॉट इसेंशियल फॉर इनऑर्गेनिक। तो ये बड़ी सिंपल सी हम लोग एक कैटेगरी जो है वो इसकी कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें ना आपको एक टेबल दिखाई देता है, जो कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल का कंपैरिजन है, जिसमें हम लोग याद करते हैं वपक, एलडीआर, ओआई। ठीक है, ये हाईलाइटेड पोर्शन है बेटे, दैट इज वपक, डब्ल्यूपीसी, एलडीआर, ओआई। ठीक है। इनकी परसेंटेजेस देखो, बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमेलियन सेल दोनों में वाटर जो है वो सेम है, 70-70। प्रोटीन 15 और 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 और 4% है। लिपिड 2 और 3%। डीएनए 1 और 0.25%। आरएनए 6% और 1.1%। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों में सेम है। इनऑर्गेनिक जो है वो भी दोनों के अंदर सेम होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें ना समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, द मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल
जो कि इनऑर्गेनिक हो नेचर के अंदर, वो कौन सा होता है? तो मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जो है बच्चों, इसका आंसर आप लोग लगाओगे पानी होता है, वाटर। ठीक है। और अगर बेटे आपके पास प्रश्न आए कि जो ऑर्गेनिक है वो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो ऑर्गेनिक के अंदर मोस्ट अबंडेंट हम लोग मेंशन करते हैं भाई, हमारे पास होती है प्रोटीन्स। ठीक है जी। सो इसी तरह से आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स कितने होते हैं, तो हम ये 1% और 6% को ऐड करते हैं, जो कि 7% बनेगा। सिमिलरली मेमेलियन सेल के अंदर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जो कि बेटे 1.35% बनेगा। ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास इसके ड्राई वेट के लिहाज से चीज़ें पूछी जाती हैं, और ड्राई वेट में हम 70% वाटर जो होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं बच्चों। ठीक है जी। सो बहुत सिंपल सा है, यहाँ हमारे पास बेटे इसमें हम लोग डील करते हैं। आगे चलते हैं, दैट इज वाटर। अच्छा, अब वाटर जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और यही पानी हम लोग डील करेंगे। वाटर जो है दैट इज अ मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये बच्चों हमारे पास लिविंग पोर्शन है किसी भी सेल का। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि आपके पास ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कितने परसेंट जो है वो वैल्यू कैरी करेगा। तो अगर तो हम लोग इसमें पीटीबी वाली बात करें तो उसमें ये लिखा जाता है 65 से 89% तक जो है ये वाटर मौजूद होता है। और अगर आप लोग इसमें ओवरऑल देखो, फेडरल की बुक की बात करो तो 70% से लेकर 90% तक जो है वो प्रोटोप्लाज्म में पानी मेंशन किया जाता है। ठीक है जी। वाटर जो है H2O, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दैट इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और बेटे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारे पास मेंशन किया जाता है, दैट इज 100 डिग्री सी। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये 4 डिग्री सी, और मैक्सिमम डेंसिटी जो है ये भी 4 डिग्री सी के ऊपर ही दिखाई देती है। अच्छा, अब इन फिजिकल करेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बेटे, वो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम लोग इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव कर दें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो कितना होगा विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बी -80 डिग्री सी, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी -100 डिग्री सी। तो ये याद रखना, ये बच्चों विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। अब बेटे कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जिनके अंदर वाटर की वैल्यू जो है वो मेंशन की जाती है, और ये सवाल भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोन या सीड में से किसी की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो 20% होता है। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन के सेल के अंदर 85% पानी होता है। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा की बात की जाए तो इसके अंदर 90% वाटर होता है। ब्लड की बात की जाए तो इसमें बेटे हमारे पास 88% वाटर होता है। जेलीफिश की बात की जाए तो ये 99% जो है वो मात्र जल से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। तो बहुत आसान सी है बेटे ये चीज़ जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अब आते हैं वाटर की करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो वाटर की करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इसकी जिस करेक्टर को डील करेंगे वो है जी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में बच्चों हम लोग वाटर को कहते हैं कि ये जी हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन बेटे अगर हम लोग इसमें किसी भी आयोनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो आयोनिक मॉलिक्यूल जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन आयनिक। और इसको भी फर्दर हम लोग कहते हैं कि अगर चार्ज्ड मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, तो वो जो है आयनिक से कम होते हैं, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास चीज़ें जो हैं वो मेंशन की जाती हैं। इसकी जो रेंज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी वाला करेक्टर है ना बेटे, ये भी किस वजह से आता है? इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग इसको डील करते हैं, और ये मैं बना लेता हूँ, दैट इज प्रोटॉन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ये बेटे आपके पास अट्रैक्ट होता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, और इनके दरमियान जो है
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? ये बेटे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो फिर आ जाते हैं बच्चों, इसका एक और करेक्टर है, दैट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम लोग एक कंटेनर लें और इसके अंदर इसकी पानी का वेपर बनने को जो है उसको ऑब्जर्व करें, तो हम बड़े सिंपली इसको डिफाइन करते हैं कि ये है क्या, दे आर द नंबर ऑफ कैलोरीज। ठीक है, वो वाली कैलोरीज जिसमें बच्चों आप वाटर को, ठीक है, उसकी लिक्विड फॉर्म से, फर्ज कर लो ये हमने लिक्विड फॉर्म लिख दिया, इसकी लिक्विड फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसके वाटर के वेपर्स के अंदर। तो लिक्विड से जब वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ना, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बेटे इसके अंदर कहलाएगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू याद रखना कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 574 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अगर किलो को रिमूव करोगे तो ये 574 कैलोरी पर ग्राम जो है वो किलो किलो के साथ कैंसिल हो जाता है। अच्छा, यही हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है बच्चों, अगर हम लोग ये वेपोराइजेशन की बात करें तो यही हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो आपके पास स्पेसिफिक फीचर भी कंट्रोल करती है। जैसे एनिमल्स के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं कि पर्सपायरेशन होती है, पसीना आना या स्वेटिंग आना, ये बेटे इसकी वजह से। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर हम लोग इसमें टर्म यूज करते हैं कि प्लांट्स जो हैं बच्चों वो ट्रांसपीरेशन शो करें, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो भी हमारे पास इसकी वजह से ही दिखाई देगा। ठीक है, डॉग की बात करें तो डॉग आपने अक्सर देखा होगा जुबान बाहर निकाल के भागते हैं, उसको बेटे हम लोग पेंटिंग बोलते हैं, तो वो भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन के साथ ही एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, जब वेपर्स की फॉर्म में ये पानी इवेपोरेट होता है ना, तो रिमेनिंग जो होता है उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम कर देता। चलो आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? इसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास, फर्ज कर लो देयर इज 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसका बेटे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 1 डिग्री से, 25 से, या इसको आसान करते हैं 15 से हमने इसको बढ़ा के 16 डिग्री सी कर दिया, 15 डिग्री सी से बढ़ा के 16 डिग्री सी कर दिया। ये जो 1 ग्राम का हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, इसको हम लोग कहते हैं भाई दैट इज 1। ये जो इसमें हीट की बात करते हैं ये 1 कैलोरी। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे या 4.18 जाउल मेंशन करते हैं, 4.18 जाउल मेंशन किया जाता है। ये बेटे इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, दैट इज लेबल्ड एज स्पेसिफिक हीट, जो कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर को बेटे उसकी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक हीट क्यों जरूरी होती है? ये बेटे थर्मोस्टेबिलिटी देती है, याद रखिएगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोस्टेबिलिटी। मतलब आपने ठंडे से गर्म में जाना है या गर्म से ठंडे में आना है, तो थर्मोस्टेबिलिटी ये स्पेसिफिक हीट की वजह से ही होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कोहीजन। कोहीजन क्या है? ये बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कोहीजन क्या है? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल सा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो अट्रैक्शन होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कोहीजन। ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं ये। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है एडहीजन। एडहीजन जो होती है बेटे, इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर की विद द सरफेस। ठीक है, किसी दूसरी सरफेस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडहीजन, एडहेयर करना। ठीक है, चिपक जाना, ये किसी भी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। अच्छा, फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो दिखाई देता है, या हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हम इसको बोलते हैं।
अच्छा बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हम लोग ये कहते हैं कि जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी आपके पास इंटेग्रिटी मेंटेन रखी जाती है। लार्जर मॉलिक्यूल्स, फर्ज कर लो भाई हमने प्रोटीन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, उसको पानी के साथ जो है वो आपने मिक्स किया है, तो पानी जो है वो उसकी इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से वक्फे पे रहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटे इसकी प्रोटेक्शन की तरफ। प्रोटेक्शन, पानी जहां जहां होगा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटे इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स के बाहर पानी होता है, प्लूरल फ्लूइड उसको बोलते हैं। हार्ट के बाहर फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ब्रेन के बाहर जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो बेटे इसकी प्रोटेक्शन करवा रहा होता है। तो दे आर हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पानी होगा ना, वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर लाजमी तौर पर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटे इसमें वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल हम लोग ये कहते हैं कि पानी जो है वो कितनी फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है, और इसको हम किसके साथ शो करते हैं? ये बच्चों साई डब्ल्यू के साथ शो करते हैं, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है 0। ठीक है, जब भी हम इसको किसी ना किसी सोल्यूशन की फॉर्म में डील करें या इसके अंदर हम लोग लगा दें, सोल्यूट डाल दें, तो इसका बेटे जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। और पानी हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा? हाई पोटेंशियल से बेटे, दैट विल मूव टूवर्ड लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना बेटे, ये पानी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग ये भी कहते हैं कि जो हाई पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। इस वजह से पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। ठीक है, बहुत आसान से आगे चलते हैं। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है? कि पानी जो है बेटे, जब भी आप इसको डील करोगे तो वाटर के अंदर एबिलिटी होती है कि ये टूटता है। तो पानी जब बेटे आपके पास टूटेगा तो इसमें प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आइंस बनेंगे, और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना बेटे वो सेम होती है। तो जिसकी वजह से अगर हम लोग पीएच निकालें तो पीएच क्या होती है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम होता है प्रोटॉन का। ठीक है, और इसमें बेटे जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है 7, यानी प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच होती है 7। इसी तरह से अगर आप उसकी पीओएच भी निकालोगे तो वो भी क्या होती है? 7। क्लियर? सो बहुत आसान सा है बेटे, जिसको हम लोग यहाँ पर इसके साथ रिलेट करते हैं। चलो आगे चलते हैं हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन की तरफ। अच्छा, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, इसको ना आप सिंपल इक्वेशन के थ्रू डील कर सकते हो। जैसे फर्ज कर लो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास मोनोमर्स हैं, सब यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर से बेटे अगर पॉलीमर्स बने, मोनोमर से पॉलीमर्स बने, इसको हम यूं लिख लेते हैं, लेट से ये हमारे पास मोनोमर से पॉलीमर्स बन रहे हैं। तो अगर बेटे मोनोमर से पॉलीमर बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पानी निकलेगा, और ये आपके पास कंडेंसेशन कहलाती है। और अगर पॉलीमर से मोनोमर बनाने हैं तो इसमें बेटे आपको वाटर जो है वो करना पड़ेगा। तो पानी की एडिशन जब भी होगी तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारे पास वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग चलेंगे बेटे कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स के तौर पर जाने जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। अच्छा, हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स की बात करो तो इसमें कार्बन और वाटर, ये इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम वैसी होती है जैसे पानी के अंदर होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल मेंशन करते हैं इन
नेचर, मतलब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जो वो नेचर के अंदर कौन सा है। तो बेटे इसमें दो चीजें मेंशन की जाती हैं। पहले नंबर के ऊपर आपने बताना है सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड है। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग बताओगे काइटन, और यही काइटन होता है जो कि फंजाई में पाया जाता है। यही काइटन होता है बेटे जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। फिर बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ईच सेल, हर सेल में पाए जाते हैं, और सेल के हर कंपार्टमेंट में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये बेटे आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है जी। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, बिल्कुल हमारे पास ये सवाल भी आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट जो है बेटे दैट इज काइटन, और इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन होता है, ग्लूकोजा एमीन। तो ये बेटे इसका सब यूनिट होता है जिसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अच्छा, केमिकली बेटे अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, जो कि है जी केमिकली दे कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, यानी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोन्स होंगे या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे, जिनको बेटे जब जब हम लोग तोड़ेंगे तो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो देंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है जिसमें बेटे ये आपके पास एक साइड पे आर चेन है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं एल्डो ग्रुप। ठीक है, और अगर दोनों साइड पे बेटे आपको अल्काइल चेन नजर आए तो ये कीटो ग्रुप कहलाता है। एल्डो और कीटो ये दो तरह से हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि इसमें OH जो है वो एक से ज्यादा होंगे। सो दैट इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटे इसके जनरल फार्मूला की तरफ। व्हाट इज द जनरल फार्मूला? तो जनरल फार्मूला होता है CH2O और Y। ठीक है, अच्छा अब इसमें याद रखना कि X और Y जो हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और X और Y बराबर नहीं भी हो सकते। अगर X और Y बराबर हैं तो नॉर्मली बेटे इसको लिखा जाता है N की वैल्यू, जो कि मोनोसेक्राइड के अंदर लिखा जाता है। और X और Y बराबर नहीं होते किस किस के अंदर? डाइसेक्राइड या ऑलिगोसेक्राइड, और इसी के साथ साथ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इनमें X और Y जो है इसकी वैल्यू बराबर नहीं होती बेटे। तो ये जनरल फार्मूला के साथ जो है हम इसको मेंशन कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं कि ये हमारे पास रोल कौन कौन सा प्ले करते हैं। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये या तो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे या बेटे फंक्शनल रोल प्ले करेंगे। तो स्ट्रक्चरल रोल में हम लोग ये कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जस्ट लाइक काइटन, ये बेटे स्ट्रक्चर है, सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेलुलोज की बात करें, ये भी स्ट्रक्चर है, सेल वॉल बनाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बेटे न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें बेटे दो काम इसके हैं। पहला, या तो एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज करेगा, या हम लोग इसको कहते हैं कि ये एनर्जी रिजर्व के तौर पर पाया जाता है। एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी रिजर्व के तौर पर, जैसे हम लोग ग्लाइकोजन और स्टार्च की बात करें, ये एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। इसको ऐड करना चाहते हो तो कर लो। एनर्जी रिजर्व्स तो हैं वो हमारे पास ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये दोनों एनर्जी रिजर्व के तौर पर हैं। और एनर्जी सोर्स की अगर हम लोग बात करें, इसको सही कर लो, दैट इज एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स में हम लोग मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज की बात करते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल जो है इसको हम लोग डील करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, जिसमें आप मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंदर इसको डील करते हैं। चलो जी, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें प्रॉपर्टी, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को डील किया जाता है। जो बच्चों हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं इनको बोलते हैं सिंपल शुगर्स, ऑलिगोसेक्राइड को कॉम्प्लेक्स शुगर्स और पॉलीसेक्राइड को मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर बोला जाता है।
इसमें बच्चों टेस्ट याद रखिएगा, सबसे स्वीटेस्ट जो है वो मोनोसेक्राइड होती हैं, और जैसे जैसे पॉली की तरफ जाएंगे तो टेस्टलेस होना शुरू हो जाएंगे। सॉलिबिलिटी में सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी जो है वो मोनोसेक्राइड की है, ऑलिगोसेक्राइड की कम है, और पॉलीसेक्राइड इनसॉल्युबल है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस जो है वो पॉलीसेक्राइड शो करते हैं, फिर ऑलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के पास हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ज़रूरी है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नज़र आता है ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंदर। फॉर्म में बेटे हमारे पास जो मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड हैं ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है, और जो आपके पास पॉलीसेक्राइड होते हैं दे आर एमॉर्फस। ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आती है पॉलीसेक्राइड के अंदर। जनरल फार्मूला जो है बेटे ये हम लोगों ने डिस्कस किए, इसमें 3 to 7 होते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन एटम, और इसमें अगर डाइसेक्राइड है तो n-1 होगा, और अगर पॉलीसेक्राइड है तो इसमें x और y जो है वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। रिंग फॉर्मेशन की बात करें बेटा तो ये सारे ही रिंग फॉर्मेशन इसमें दिखाई देगी। रिड्यूसिंग कौन सी है? रिड्यूसिंग मतलब आपके पास फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है, जैसे हम इसको किसी बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो कलर चेंज कर लेता है। रिड्यूसिंग जो है वो जितनी मोनोसेक्राइड होगी सारी रिड्यूसिंग है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी आप लैक्टोज और माल्टोज की बात करो तो वो रिड्यूसिंग होती है। और बेटे हमारे पास ये जो पॉलीसेक्राइड है ये सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग है। इनकी मजीद क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर, और नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड हमें रिक्वायर्ड होती हैं ऑलिगोसेक्राइड के अंदर, और पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल की बेस के ऊपर। ठीक है जी, चलो आ जाते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड की तरफ। मोनोसेक्राइड जो है बेटे ये हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्म में हम इसको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अगर हम लोग मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं उनमें क्या होगा, OH ग्रुप एक्सेप्ट 1, और ये जो एक्सेप्ट 1 है ना बेटे इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, या एल्डो होगा या कीटो होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर ये एल्डो और कीटो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है जी, याद रखिएगा, और इसीलिए हम इसको आइसोमर भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेटे इसका जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो कार्बन एटम्स और इसमें एल्डो और कीटो ग्रुप की बेस के ऊपर। कार्बन एटम में मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम 7 होते हैं। 3 वाला ट्राइओस, 4 वाला टेट्रोस, 5 वाला पेंटोज है, और 6 वाला हेक्सोस, 7 वाला हेप्टोस। इसमें बेटे जो पेंटोजिस और हेक्सोजिस हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दे आर मोस्ट कॉमन, और जो 4 कार्बन वाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं दे आर रेयर इन नेचर, और ज्यादातर नजर आएंगी बैक्टीरिया के अंदर। जनरल फार्मूला बेटे इसका लिखा हुआ है, बाकी देख लें। इसकी जो एल्डो फॉर्म होती है 3 कार्बन वाले की वो ग्लिसरल्डिहाइड है, कीटो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज की एल्डो फॉर्म एरिथ्रोज है और कीटो एरिथ्रुलोज है। पेंटोज की एल्डो फॉर्म राइबोज और कीटो राइब्यूलोज। हेक्सोज की एल्डो फॉर्म ग्लूकोज और कीटो फ्रुक्टोज होती है। ग्लूकोहेप्टोज हेप्टोज में आपके पास एल्डो फॉर्म है सीडोहेप्टिलोज जो है वो इसकी कीटो फॉर्म जो है बेटे वो मेंशन की जाती है। अच्छा, पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर जो है बेटे कहाँ पर मौजूद होती हैं? याद रखिएगा, पेंटोज शुगर जो है बेटे इसकी 2 फॉर्म है, राइबोज और राइब्यूलोज। इसको याद रखिएगा कि जो राइबोज होती है बेटे ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड में होती है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं जिसमें आप लोग DNA की बात कर लो, RNA की बात कर लो, उसमें बेटे ये आपको नजर आएगा DNA प्लस RNA। न्यूक्लियोटाइड इसके बगैर नहीं बनता। ठीक है, और अगर हम लोग बेटे इसमें राइबुलोज फॉर्म की बात करें तो राइबुलोज जो होती है या कीटो फॉर्म की बात करें तो ये प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करता है, दैट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर्स। ठीक है, किस किस के अंदर? दैट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर इन केल्विन साइकिल,
जो कि बेटे डार्क रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, और दूसरा ये फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग जंक रिएक्शन भी बोल रहे होते हैं, दैट इज द जंक रिएक्शन, ठीक है। तो अक्सर प्लांट्स के अंदर इसकी जगह फिर C4 साइकिल भी चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटे इसकी दो फॉर्म्स जो हैं वो आपके पास दिखाई गई हैं। एक है जी इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और एक है रिंग फॉर्म। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो पहला है दैट इज शोइंग कि ये एल्डो शुगर है, और जैसे ही हम इसमें बात करते हैं कायरल कार्बन्स की तो वो भी देखने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये जो सेकंड लास्ट होता है ना, इसका अगर OH देखो, अगर ये OH राइट साइड पे है, अगर ये OH बच्चों राइट साइड पे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं कि दैट इज लेबल्ड एज डी शुगर, ठीक है, ये डी शुगर हम लोग लेबल करते हैं। अब आ जाते हैं कायरल कार्बन्स की तरफ। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं? कायरल कार्बन्स बच्चों हमारे पास ऐसे कार्बन्स हैं जो कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखें। कायरल कार्बन्स, इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी 4 डिफरेंट फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हों और चारों ही एक के इसके साथ जो है वो अटैच हों। जैसे ये देखो हमारे पास कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है। कार्बन नंबर 5 भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके दो जगह पे प्रोटॉन लगे हुए हैं। अब कायरल कार्बन ये C2 है, C3 है और C4 है। तो कायरल कार्बन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स की बेस के ऊपर बेटे हम लोग इसमें निकालते हैं आइसोमर्स। जैसे फर्ज कर लो इसका फॉर्मूला, हम लोग कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका 2 की पावर n, ठीक है। n हमारे पास 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारे पास बच्चों 8 आइसोमर जो हैं वो इसके बनेंगे। देयर विल बी 8 आइसोमर्स। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपने इसकी स्ट्रेट चेन से पता लगाना है। अच्छा, फिर एक और चीज सुनो, अगर राइट साइड पे है तो डी शुगर, अगर ये बच्चों आपके पास लेफ्ट साइड पे हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एन एल शुगर, ठीक है। अगर इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो रिंग फॉर्म में आएगा, और ये जो रिंग होती है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं फ्यूरान रिंग, दैट इज लेबल्ड एज फ्यूरान रिंग। और इस फ्यूरान रिंग के अंदर बच्चों आप अल्फा और बीटा शुगर को क्लासिफाई करते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दैट इज कार्बन 1। इस कार्बन 1 की बेस के ऊपर लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये कार्बन 1 है और इस पे हमने लगा दिया इस कार्बन 1 के ऊपर हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। तो अगर हाइड्रोजन ऊपर है OH नीचे है तो ये बेटे हमारे पास कहलाएगी अल्फा शुगर, ठीक है। और अगर कार्बन 1 पे बच्चों हमारे पास OH ऊपर है और H नीचे है देन इट विल बी लेबल्ड एज बीटा शुगर। तो अल्फा शुगर और बीटा शुगर जो है इसको हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। तो दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अल्फा बीटा शुगर कायरल कार्बन्स के थ्रू नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोगों ने निकाले। आगे चलते हैं बेटे हम लोग हेक्सोज शुगर की तरफ। तो हेक्सोज जो है ये आपके पास 6 कार्बन वाली शुगर है, इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास मेंशन्ड है, जिसमें C6H12O6 की बात करते हैं। ग्लूकोज इसकी एल्डो फॉर्म है और फ्रुक्टोज जो है वो इसकी कीटो फॉर्म है। दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, इजीली एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसका बेटे अगर हम लोग ग्लूकोज को मेंशन करें तो ग्लूकोज की ना कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मेंशन करते हैं कि ग्लूकोज भाई हमारे पास ब्लड के अंदर कितनी होती है 0.08%, ये आपके ब्लड में होती है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी फ्री फॉर्म की बात करें तो बहुत सारी फ्रूट्स हैं, जैसे डेट्स हैं, ग्रेप्स हैं, फिग्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी बेटे डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर आपको मिलेगा। और अगर इसको सोल्यूशन में डालें तो ये हमारे पास कहलाता है डेक्सट्रोज, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल बी लेबल्ड एज डेक्सट्रोज। तो ये इसकी कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है।
चलो देखो, ये यहाँ पर आपके पास बेटे कार्बन नंबर 1 पे शो कर रहा है, इसका मतलब ये है दैट इज एन एल्डो शुगर। ये हमारे पास क्या है, एल्डो शुगर है। और इसी एल्डो शुगर को हम लोगों ने मेंशन करना है कि इसके आइसोमर्स बताओ कितने हैं। ये डी शुगर है, ये एल शुगर है। चलो, पहला तो आपने ये इसका जो कार्बन 5 है यानी सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे ओ OH है हमारे पास राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे आ गया। तो अगर ये राइट साइड पे है तो दैट विल बी लेबल्ड एज डी शुगर, ठीक है। अब इसके आइसोमर्स निकालते हैं। आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, पहले कायरल कार्बन्स देख लेते हैं। कायरल कार्बन्स जो है बेटे, इसमें हमारे पास हैं कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, यानी 4। n की वैल्यू आ गई 4, तो 2 की पावर n यानी 4, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, और ये बच्चों 4 इंटू टू 8 और 16 जो है बच्चों, ये हमारे पास टोटल आइसोमर्स इसके शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी आपके पास रिंग फॉर्म भी है, जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं कि कार्बन 1 के ऊपर ओ OH जो है वो लोअर साइड के ऊपर है। अगर लोअर साइड पे होगा तो ये कौन सी शुगर कहलाती है, दैट विल बी लेबल्ड एज एल्फा शुगर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज की कुछ चीज़ें याद रखना कि फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, और यही कीटो शुगर जो है बेटे दैट इज लेबल्ड एज स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। इसको स्वीटेस्ट शुगर भी हम लोग बोलते हैं। और यही होती है बेटे जो कि सीमन के अंदर पाई जाती है, और स्पर्म्स की नरिशमेंट के लिए बेटे हम इसको रिस्पॉन्सिबल कंसीडर कर रहे होते हैं। चलें जी, ऑलिगोसेक्राइड की तरफ चलते हैं बच्चों। ऑलिगोसेक्राइड जो हैं ये हम लोग मेंशन करते हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। सो इनकी क्लासिफिकेशन होती है नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स की बेस के ऊपर। तो जितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे उसकी बेस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे डाइसेक्राइड्स होते हैं, उसमें बेटे दो इसके ना यूनिट पाए जाते हैं। और नीचे आपको ये जो क्लासेस नज़र आ रही हैं, जिसमें बच्चों लैक्टोज है, जिसमें हमारे पास माल्टोज है और सुक्रोज है, ये तीनों ही हमारे पास डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ना, इसको ज़रा देख लो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसके पास होगा वही आपके पास आगे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये दो तरह का होता है, ठीक है। जैसे ऑलिगोसेक्राइड में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, पॉलीसेक्राइड में भी होता है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज CO, ये हमेशा शुगर्स के दरमियान पाया जाएगा। यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है CN, ये न्यूक्लियोसाइड में पाया जाता है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस इसको बनाती है, ठीक है जी। चलो देखते हैं, हमारे पास है बेटे लैक्टोज, और लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं कि ये जी आपके पास मिल्क शुगर है। लैक्टोज बेटे कौन सी शुगर है, दैट इज मिल्क शुगर, ठीक है, दूध में पाई जाती है। और यही मिल्क शुगर जो है वो दो मोनोमर के मिलने से बनती है, जिसमें एक मोनोमर जो है वो इसका बेटे हमारे पास होता है पहला वाला, दैट इज गलेक्टोज, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। गलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान ये आपके पास लिंकेज है। कार्बन 1 ऑफ गलेक्टोज होता है, इसका लिंकेज बनता है कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज के साथ, इसीलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और अल्टीमेटली आपको जो इसका फॉर्मूला दिखाई देता है दैट इज बच्चों C12H22O11, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है। दूसरी तरफ आते हैं माल्टोस की तरफ। तो माल्टोस को बेटे हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज माल्ट शुगर, या फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ये दो तरह के मोनोमर्स के मिलने से बनता है, और ये दोनों ही हमारे पास कौन से होते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। इसमें जो पहला ग्लूकोज है इसका कार्बन 1, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन
नंबर 4 इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। सेम एज इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे? इसका फॉर्मूला भी C12H22O11। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सुक्रोज की तरफ। तो सुक्रोज जो है बेटे, इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जी आपके पास टेबल शुगर के तौर पर जानी जाती है। दैट इज अ टेबल शुगर। ठीक है, केन शुगर से आप लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके दो मोनोमर्स होते हैं। पहला इसका हमारे पास होता है दैट इज ग्लूकोज। दूसरा बेटे ये 5 कॉर्नर रिंग शो की गई है, दैट इज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 इसमें शामिल होते हैं, जिसकी वजह से आप इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो शो करते हो वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और फॉर्मूला जब हम लोग इसका बनाएंगे तो वो भी यही है, C12H22 जाता है। अब इनके ना एंजाइम देख लो। अगर बेटे हम लोग बात करें लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है दैट इज लैक्टेज। ठीक है, मिल्क शुगर को तोड़ने के लिए। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज। ठीक है जी। फिर सिमिलरली सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज। और इन तीनों की जो ब्रेकडाउन होती है ना बेटे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ऑलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड को हम लोग डील कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, दैट इज पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड जो है बेटे, इनको हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई ये ऐसे हैं जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर के तौर पर जाने जाते हैं। दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको कहते हैं कि दे आर टेस्टलेस। ये ऐसे हैं जिनका भाई आपको जायका कोई नहीं आता। दे आर टेस्टलेस। लकड़ी को आप काटी करके देख लो, आपको कुछ भी जो है वो जायका नहीं आएगा। ठीक है, और इस पॉलीसेकेराइड की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी दो तरह से करते हैं। एक हमारे पास होते हैं दे आर होमोपॉलीसेकेराइड्स। दे आर होमोपॉलीसेकेराइड जो कि एक ही जैसे सभी मिलने से बनते हैं। दूसरे हैं जी बेटे हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं कि अगर हम इनको तोड़ेंगे तो एक बेटे सभी मिलेंगे। ठीक है, बहुत आसान से दोबारा से देख लो। होमोपॉलीसेकेराइड में इसमें हमने क्या मेंशन करना है? सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स, एक जैसे मोनोमर्स हैं बेटे, वो यहाँ पर हम डील करेंगे। हेटेरो के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स होंगे। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, इसीलिए हम इनको मेंशन करते हैं हेटेरोसेकेराइड्स। क्लियर? इनकी बच्चों ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से है। या तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं, या ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होते हैं। जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होंगे ना, हमेशा बेटे याद रखिएगा इनके अंदर आपको अल्फा लिंकेजेस जो हैं वो नजर आएंगे। अल्फा लिंकेजेस। और जो स्ट्रक्चरल हैं इनके अंदर बच्चों आपको बीटा लिंकेजेस जो हैं वो नजर आएंगे। ओके, अच्छा, जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इसमें हमारे पास एक ग्लाइकोजन है और एक है बेटे जी दैट इज स्टार्च। चलो सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च जो है बेटे, ये आपके पास दो तरह की इसकी आपको नजर आती है कैटेगरी। एक हमारे पास होता है दैट इज एमाइलोपेक्टिन, और एक होता है बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोस। ठीक है जी। जो एमाइलोपेक्टिन होता है बेटे, ये ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच के अंदर आपको 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाई देगा। जो अनब्रांच्ड है, जैसे हम लोग एमाइलोज की बात करें, इसमें हमेशा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही दिखाई देगा बेटे। और ये याद रखना कि जो एमाइलोपेक्टिन होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। दे आर इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। आपको ठंडे और गर्म पानी दोनों के अंदर ये इनसॉल्युबल दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एमाइलोज की बात करें, हैं ये भी इनसॉल्युबल लेकिन स्लाइटली सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, थोड़ा सा
ये सॉल्युबिलिटी रखेंगे गर्म पानी के अंदर। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन जो है बच्चों, ये हमारे पास सेम होता है, ग्लाइकोजन सेम ब्रांचिंग शो करता है एज एमाइलोपेक्टिन, दैट इज सेम एज एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन की तरह यानी इसमें 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, लेकिन याद रखना कि इसमें जो ब्रांचिंग होगी वो हमारे पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन। अच्छा, क्या ये पानी के अंदर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? बेटे ये भी हमारे पास इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, दैट इज नॉट अ सॉल्युबल सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज सुनो, अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन के लिए ना एक नाम मेंशन किया जाता है एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी आप इसके साथ रिलेट करते हो। चलो अब आ जाते हैं सेलुलोज की तरफ। तो बेटे ये जो सेलुलोज है और काइटन है, ये दोनों हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, इस वजह से बीटा लिंकेजेस शो करेंगे। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है? सेलुलोज, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट होती है काइटन। और इसमें बेटे ये बताया जाता है कि हमारे पास ये जो एमाइलोज से मिलती जुलती कैरेक्टर शो करेगा वो है सेलुलोज, सेम एज एमाइलोज, यानी ये बेटे अनब्रांच्ड होता है। और इसमें लिंकेज की बात करें तो इसमें लिंकेज होगा दैट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सेम एज ये भी हमारे पास अनब्रांच्ड होता है, काइटन भी दैट इज ऑल्सो अनब्रांच्ड। और इसमें भी बेटे जो लिंकेज आपको दिखाई देगा दैट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं भाई, ये जो सेलुलोज है, लकड़ी को जितना मर्जी आप पानी के अंदर कोशिश करो दैट इज इनसॉल्युबल, सेम फॉर काइटन, ये बेटे इसके अंदर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा। चलो अब आ जाते हैं हम इसको कि अगर आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो आयोडीन के साथ भाई क्या रिएक्शन आएगा, चलो देख लेते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है, दैट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देता है। स्टार्च कौन सा कलर देता है भाई? स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। सेलुलोज कौन सा कलर देता है भाई? दैट गिव्स नो कलर। भाई ये कोई भी कलर नहीं देता, और ना ही बेटे काइटन कोई कलर दे रहा होता। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज सेलुलोज और काइटन जो है ये कोई कलर नहीं देते। अब आ जाते हैं बेटे इसमें एंड प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे एंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगी दैट इज एल्फा ग्लूकोज, क्योंकि अल्फा लिंकेज है। स्टार्च की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास आएगी अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज की बात करें बेटे तो इसमें एंड प्रोडक्ट आएगी बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और काइटन की बात करें तो इसमें बेटे हमारे पास आएगी बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन। ठीक है जी, ये बेटे इसके मोनोमर होंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जो ग्लाइकोजन होती है ये लीवर और मसल में स्टोर होती है, स्टार्च जो है वो प्लांट रूट्स के अंदर होती है, और सेलुलोज जो है ये आपको नजर आएगी सेल वॉल बनाने के अंदर, और काइटन जो है बेटे दैट इज फाउंड इन इन हाँ जी शाबाश, दैट इज फाउंड इन फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है बच्चों प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं इनको हम लोग शो करते हैं दे हैव प्राइम इम्पॉर्टेंस। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्राइम इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, यानी एक ही तरह का, जैसे ऊपर देखो ना हम लोगों ने देखा ग्लूकोज ही आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे, उनके मिलने से प्रोटीन बनेगी। क्लियर? तो दैट इज व्हाई इट इज लेबल्ड एज हेटेरोपॉलीमर। और इसमें बेटे जो सबसे अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट की बात करें सेल्स के अंदर, तो ये याद रखना कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंटेंट हम इसको बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस है।
प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि 15% होगा, यूकैरियोट्स के अंदर बेटे हम लोग इसको मेंशन करते हैं दैट विल बी 18%। तो 15 और 18% के लिहाज से जो है वो हम इसको रिलेट कर रहे होते हैं। तो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। अच्छा, इसमें ना एक इक्वेशन भी यहाँ पर शो की गई है जिसमें हम लोग कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं ये भाई मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। क्लियर? और प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड। इसको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के साथ जो है वो शो किया जाता है। चलो, अमाइनो एसिड की बेटे हम लोग जब टाइप्स की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड में टोटल टाइप्स की जब बात करी जाए तो टोटल टाइप्स आपके पास आ जाती हैं बेटे 170। ठीक है, टोटल जो हैं ये हमारे पास होंगी 170 टाइप्स। अच्छा, फिर हम लोग अगर इसकी बात करें प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में हमारे पास 25 रोल प्ले करती हैं। और अबंडेंटली कितनी होती हैं? अबंडेंटली बेटे हमारे पास इसमें 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें हम लोग फिर कहते हैं कि 10 जो है वो इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, चलो इसमें एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो तो इसमें देखो आपको एक साइड पे हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये वाला जो है दैट इज लेबल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये जो है बेटे इसको हम लोग अमाइनो NH2 को अमाइनो ग्रुप बोलेंगे। ओके हो गया? तो ये दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं। अब आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ। इसेंशियल एलिमेंट्स जो कि आपको अमाइनो एसिड में दिखाई देते हैं बेटे, उसमें आपके पास हैं जी मेनली दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल की बात करें तो नॉन इसेंशियल में कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी, ये नॉन इसेंशियल के अंदर बेटे हमारे पास आ जाएंगे दैट इज सल्फर। ठीक है, इसमें बेटे हमारे पास आ जाएगा सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। ये इसमें नॉन इसेंशियल के अंदर दिखाई देंगे। तो बहुत आसान सा है जिसको हम लोग यहाँ पर रिलेट कर रहे होते हैं। चलो, अब अमाइनो एसिड के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप आर जो है दैट इज अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो है इसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो आपके पास चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डील कर लेते हैं कि इसमें आर की जगह पे आ गया हाइड्रोजन, तो अमाइनो एसिड कौन सा होगा? अमाइनो एसिड हमारे पास आ जाएगा ग्लाइसीन। और अगर बेटे इसकी जगह पे आर की जगह पे हम लोग मेंशन करते हैं सी आ जाए, तो अमाइनो एसिड कौन सा होगा? देयर विल बी अमाइनो एसिड एलानीन। तो ग्लाइसिन और एलानीन ये दो आपके पास अमाइनो एसिड जो हैं वो मेनली मौजूद होंगे। प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरह से होती है? देखो, आपके पास जब भी दो अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, जैसे फर्ज कर लो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ग्लाइसिन, क्योंकि दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, और ये है हमारे पास एलानीन। इसमें एक का OH और दूसरे का H ग्रुप जब मिलते हैं तो बेटे यहाँ से वाटर जो है वो एक रिलीज होगा। वाटर रिलीज होगा तो देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपके पास डाइपेप्टाइड बने। जो पहला है उसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, जो आखिरी है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। इसी वजह से बेटे हम लोग ट्रांसलेशन की जो डायरेक्शन बताते हैं ये अमाइनो से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ होती है। और ये जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा इसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ डाइपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड है क्योंकि दो अमाइनो एसिड हैं और इसका नाम है ग्लिसएलानीन। ठीक है, ग्लिसलालीन इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि डाइपेप्टाइड है। तो बहुत आसान सा है। और इसमें बेटे ये जो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन होती है इसमें फिर पूछा जाता है ये कब आपको नज़र आती है? भाई जब ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, या कौन बना रहा होता है? तो बेटे इसको हम जो राइबोसोम होते हैं वो बनाते हैं। तो इस वजह से
इसको राइबोसोमल डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के बगैर ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। दैट इज अ राइबोसोमल डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसी की बेस के ऊपर बेटे आपका प्रोटीन जो है वो सामने आती है। ठीक है जी। तो बहुत आसान सा है कि पेप्टाइड लिंकेज जो है वो हम लोग किस तरह से इसको डील कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, डाइपेप्टाइड के अंदर ना हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डाइपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो हम आंसर लगाते हैं कि इसमें 2 अमाइनो एसिड होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें पेप्टाइड लिंकेजेस कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। सेम एज ट्राइपेप्टाइड की बात करें तो उसमें अमाइनो एसिड पूछे जाते हैं 3, और पेप्टाइड लिंकेज पूछा जाएगा तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज बच्चों हमारे पास मौजूद होते हैं 2। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये आ जाता है दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर ना 4 कैटेगरीज हैं, 4 आप कह लो कि स्टेजेस हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। अब किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट माने रखती हैं बेटे, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। लाइक हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इसमें आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। साथ ही साथ इसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी हम लोग पुट करते हैं। देयर आर ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हम लोग इसके साथ पुट कर रहे होते हैं, और यही बेटे आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर भी नज़र आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो इसके जब बॉन्ड की बात करते हैं तो ये ज़रूरी समझते हैं कि इसमें जो बॉन्ड मौजूद होता है बेटे हमारे पास, वो पेप्टाइड लिंकेज होता है। ठीक है, इसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, या हम इसको कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास हमेशा शॉर्ट टर्म्ड होगा, और बेटे ये कन्वर्ट करता है देन हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म्ड है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद हायर पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दैट इज लास्ट टू ब्रेक। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज लास्ट टू ब्रेक। अगर आप किसी भी प्रोटीन को तोड़ना शुरू करोगे ना, तो सबसे लास्ट पे यही टूटेगा। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यही मैटर करते हैं। और इसमें देखो, सपोज हमारे पास जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसमें फर्ज कर लो ये अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बेटे हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये पेप्टाइड लिंकेजेस जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, जो कि इनको एसोसिएट करके रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था एफ सेंजर, जिसने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, और इसमें से 2 एमसीक्यूज हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले एफ सेंजर ने ये कहा कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं इंसुलिन प्रोटीन। दैट इज बच्चों इंसुलिन प्रोटीन। उस इंसुलिन प्रोटीन के अंदर 51 अमाइनो एसिड है। 51 अमाइनो एसिड होते हैं 2 चेन के अंदर। ठीक है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक जो है वो हमारे पास 21 अमाइनो एसिड वाली है, दूसरी जो है वो 30 अमाइनो एसिड वाली। तो इसमें पेप्टाइड लिंकेजेस कितने होंगे? तो बहुत आसान सा बेटे, जब भी हम लोग इसको डील करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में से जितनी चेन होती हैं उसको माइनस कर देते हैं। अब कितनी चेन है इसमें भाई? 2 चेन है, तो 51 में से 2 माइनस करेंगे तो पेप्टाइड लिंकेजेस में आएंगे 49। सिमिलरली हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसको वो डील करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर वो बताता है जी हमारे पास 574 अमाइनो एसिड होते हैं, और 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। तो इसमें फिर पेप्टाइड लिंकेजेस कितने होंगे? इसमें बेटे अगर हम लोग 574 में से 4 माइनस करेंगे तो 570 अमाइनो एसिड
सॉरी 570 पेप्टाइड लिंकेजेस जो हैं वो हमें इसके अंदर नज़र आते हैं. सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं. अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन को डील करता है. ठीक है, दैट इज सिकल सेल हीमोग्लोबिन. और ये जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ये बताता है कि इसमें भाई जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन वाला अमाइनो एसिड जो होता है वो होता है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड हम लोग बोलते हैं. ये ग्लूटामिक एसिड जो है बेटे ये रिप्लेस हो जाता है विद दैट ऑफ वेलिन. वेलिन के साथ रिप्लेस होता है. और हम लोग ये मेंशन करते हैं कि अगर ग्लूटामिक एसिड होगा तो ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, और अगर इसमें वेलिन आ जाएगा तो ये हमारे पास बेटे सिकल सेल हीमोग्लोबिन बना रहा होगा. ठीक है, तो ये आपने इसके साथ मेंशन करना. अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर याद रखिएगा कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेबल वन है और जियोमेट्रिकल कन्फिग्रेशन शो करता है. ठीक है, दैट इज स्टेबल वन. और यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कन्फिग्रेशन जियोमेट्रिक कन्फिग्रेशन जो है वो नज़र आती है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. अब इसको फिब्रिलर या हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के साथ मेंशन करते हैं. 2 स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर. एक बेटे हमारे पास है दैट इज अल्फा हेलिक्स. दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज बीटा प्लेटेड शीट. तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स ये 2 हमारे पास यहाँ पर मेंशन करेगा. इसमें बॉन्ड भी पूछता है कि भाई एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन से होते हैं. तो इसमें पेप्टाइड लिंकेजेस तो होंगे, लेकिन इन चेन्स के दरमियान जो है वो आपको ये बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो नज़र आएंगे. ठीक है, देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि इनकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन कि इसके अंदर एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन सा आएगा. तो बेटे हम बताएंगे कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं जो कि इनको होल्ड करके रखते हैं. अच्छा, फिर यहाँ पर एक और सवाल आता है, वो क्या, दैट इज के जो अल्फा हेलिक्स है इसके हर टर्न के अंदर, लेट से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्न, तो इसके एक टर्न को हम लोग बोलते हैं 1 हेलिक्स. तो एक हेलिक्स के अंदर भाई कितने अमाइनो एसिड होते हैं. ऑन एन एवरेज हम लोग ये कहते हैं कि 3.6 अमाइनो एसिड जो हैं वो इसके पास मौजूद होते हैं. और यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि फ़र्ज़ कर लो अगर किसी प्रोटीन चेन के अंदर जो है वो 10 हेलिसेस हैं. ठीक है, लेट्स से 10 हेलिसेस हैं, तो उन 10 हेलिसेस के अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने होंगे. तो उस 10 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अमाइनो एसिड आ जाएंगे. तो ये बेटे आपके पास इसमें क्वेश्चन बन रहा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर. अब आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ. टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ये आपके पास ग्लोब्यूलर या फंक्शनल प्रोटीन्स जो हैं वो शो करती हैं. ठीक है, जो भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है या हम लोग कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, ये बेटे टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करती हैं. ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन्स. और इसमें बेटे आपको जो है जो बॉन्ड्स दिखाई देते हैं वो 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड हैं. पहला हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड H, I फॉर आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और D फॉर बेटे इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस शामिल होते हैं. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पेप्टाइड लिंकेज एब्सेंट होंगे. पेप्टाइड लिंकेज होंगे, और ये बात आपने याद रखनी है कि पेप्टाइड लिंकेज थ्रू आउट मौजूद होंगे, बिकॉज पेप्टाइड के बगैर तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं. इसमें जो आपको सेंट्रल पोर्शन दिखाई देता है दैट इज बच्चों कोर. और ये जो कोर होता है ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है. दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स. ठीक है, और इसका जो आउटर पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये पेरिफेरल पार्ट है, दैट इज लेबल्ड एज पेरीफेरल पार्ट. ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है. ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि वाटर लविंग है उनको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, उनके मिलने से ये बनता है. ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है बेटे ये भी आपको फंक्शनल प्रोटीन्स के अंदर ही नजर आता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाउंड इन फंक्शनल प्रोटीन्स. या आपको फंक्शनल प्रोटीन्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे एक्स्ट्रा, भाई इसके अंदर
आपको नज़र आते हैं H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, H फॉर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, और I फॉर आयनिक बॉन्ड्स। ये इनके साथ आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर भाई जो कह लो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया 4 हैं हीमोग्लोबिन के, इनके दरमियान जो है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट इज शोइंग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर यहाँ पर ना एक और चीज़ ऐड करते जाओ, समटाइम पूछ लेता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है बेटे, ये हमारे पास 2 होते हैं। एक है जी दैट इज मैथ्योनिन, जो कि पहला अमाइनो एसिड होता है और हर ही प्रोटीन के अंदर आपको ये नज़र आता है। और दूसरा बेटे सिस्टीन, सिस्टीन होता है। ये जो सिस्टीन होता है इसी को हम लोग रिलेट करते हैं कि ये सिस्टीन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने के लिए, ठीक है। और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं ये कुछ बुक्स मेंशन करती हैं कि हर लेवल ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन के ऊपर आपको ये नज़र आते हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे पास 2 हैं मेनली, एक फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन के लिए हमने बड़ा सिंपल सा याद किया हुआ है, दैट इज दे शोइंग एफ साइन थीटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एफ फॉर फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ठीक है जी। और फिर हमारे पास आ जाता है एस फॉर बेटे, इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई फॉर बेटे, इनके अंदर आपको इनसॉल्युबिलिटी दिखाई देती है, दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं एन, एन फॉर ये कहा जाता है कि दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, ये हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होती हैं। और फिर हम लोग मेंशन करते हैं ई, ई फॉर दे आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो शो करेंगी। जैसे बेटे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर आपको जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है, दे हैव टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल हैं तो ये बेटे सॉल्युबल होगी सोल्यूशन के अंदर। अगर फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन है तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है बेटे ये हमारे पास क्रिस्टलाइन होगी। अगर फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिक है तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये बेटे हमारे पास नॉन इलास्टिक कहलाएंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं, जैसे बेटे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, इसके अंदर आप लोग सिल्क मेंशन करते हो जो कि सिल्क वर्म और स्पाइडर वेब से मिलती है। कैराटिन की बात करते हो आप बेटे, ये जो कैराटिन होती है ये हमें नेल्स के अंदर, हेयर्स के अंदर और होन्स के अंदर दिखाई देती है। फिब्रिन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर मायोसिन की बात करें बेटे तो मायोसिन जो होता है ये आपको दिखाई देता है मसल के अंदर, ठीक है। फिर कोलेजन आ जाती है, कोलेजन जो है ये कनेक्टिव प्रोटीन है, आपके मसल्स को कनेक्ट करके रखती है। और फिर बेटे एक प्रोटीन है जिसको हम लोग एलास्टिन बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन हम यहीं पर इतनी ही मेंशन करेंगे। फिर आ जाते हैं ग्लोबुलर की तरफ। ग्लोबुलर जो है ये रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो आ जाएंगे, इसमें एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इसमें बेटे एंटीबॉडीज आ जाएंगी, इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं, मायोग्लोबिन जिसको मसल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं वो आप इसके साथ मेंशन करोगे, ठीक है। फिर आपके पास सिजीन आ जाती है, ओवेल्ब्यूमिन आ जाती है, फॉस्फोक्रिटिनिन आ जाती है, सो देयर आर फॉस्फोक्रिटिनिन। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के हवाले से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास प्रोटीन था। प्रोटीन के बाद हम लोग लिपिड की जो है वो डिस्कशन करेंगे। लिपिड के अंदर बच्चों हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ें इसके साथ मेंशन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं,
लिपिड्स आर लेबल्ड एज हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। अच्छा, हेट्रोजीनस का हम वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ करें, क्योंकि बेटे इसमें फैटी एसिड के अलावा आपको कीटोन्स, अल्केन्स, ठीक है, अल्कोहल्स, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, ये कंपाउंड्स मिलते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड कहते हैं। और ये बेटे हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, मतलब दे आर नॉट द वाटर लवर्स। और अगर ये वाटर लवर नहीं है तो हम इनको मेंशन करेंगे लिपोफिलिक, ठीक है। वाटर को पसंद नहीं करते लेकिन लिपिड को पसंद करते हैं, इस वजह से लिपोफिलिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मेंशन करते हैं, ठीक है। और इसकी इसी बेस के ऊपर ये कहा जाता है कि ये आपके पास मोस्ट डाइवर्स ग्रुप की बेस के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे पास एनर्जी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और एनर्जी स्टोरेज के लिहाज से ये कहा जाता है, ये इस वजह से एनर्जी स्टोरेज करते हैं बिकॉज इनके पास कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं बेटे वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम लोग पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एंड दे स्टोर अबाउट 2 times एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब्स की निस्बत से ये 2 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। तो बेटे इसेंशियल एलिमेंट के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों ने याद रखने हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन बहुत सारे और भी पाए जाते हैं, लेकिन इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं बेटे वो इसके हमारे पास यही हैं, ओके। अच्छा, अब लिपिड्स जो हैं इसका जो बेसिक कंपोनेंट हम लोग मेंशन करते हैं ना वो फैटी एसिड्स होते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या हैं पहले ये देख लो। फैटी एसिड्स बेटे हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ पर R चेन अगर लग जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव बन जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन एटम्स जो हैं वो हमारे पास रेंज करते हैं 2 से लेकर 30 तक। इसमें बच्चों जो मिनिमम कार्बन एटम्स होंगे दे विल बी लेबल्ड एज 2, और जो मैक्सिमम कार्बन एटम्स होंगे ये हमारे पास 30 होते हैं। और हमेशा ये याद रखना, हमेशा जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको किस तरह से रिलेट कर रहे हो। तो ये फैटी एसिड के हवाले से आप लोगों ने इसको ना चीज़ों को याद रखना है। फिर फैटी एसिड जो होते हैं ये हमारे पास सिंपल फैटी एसिड और मोस्ट कॉमन ये सवाल आ जाता है कि सिंपल फैटी एसिड कौन सा है। तो एसिटिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड जो हैं ये हमारे पास सिंपलेस्ट ऑफ फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट कॉमन फैटी एसिड की बात करें तो मोस्ट कॉमन के अंदर बच्चों हमें पामेटिक एसिड नज़र आता है और स्टीरिक एसिड जो है ये नज़र आता है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो है इसमें किस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करना है। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि फैटी एसिड जो होते हैं इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे ना, अगर बच्चों हम लोग इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो भी बढ़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपके पास वही रेंज करे कि आप अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड ही हो, अगर आप अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड ही हो, ठीक है। जैसे फर्ज कर लो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ब्यूटायरिक एसिड जो होता है, देयर इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं ये बेटे होता है -8 डिग्री से। और जो पामेटिक एसिड होता है, पामेटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये हमारे पास होता है दैट इज 63.1 डिग्री से, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है ये देखो, -8 डिग्री से और 63.1 डिग्री से। जब हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो इसमें बटे आप लोगों ने याद रखना है कि जो डिफरेंस आएगा वो 71.1 डिग्री सी का आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से क्वेश्चन बनता है। अब फैटी एसिड्स जो होते हैं इसमें बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लिपिड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अगर आप इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर भी बढ़ेगी बेटे।
तो ये याद रखना आपने इसके हवाले से कि फैटी एसिड्स क्या, किस तरह से हम लोग इनको रिलेट करते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं इसको हम लोग ना फिर दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर भी क्लासिफाई करते हैं, एक है फैट्स और दूसरे हैं बेटे हमारे पास ऑयल्स। इसमें याद रखिएगा कि अगर आपके पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये वाटर के लिहाज से हम इसको डील करते हैं और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटे 0.8 होती है, ठीक है, दैट इज 0.8। पानी की होती है 1, तो 1 से कम है, इसी वजह से सरफेस के ऊपर जो है ना ये फ्लोट करेगा। फैट्स जो होते हैं बेटे इनको हम लोग बोलते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं ये बेटे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो लिक्विड फॉर्म है और एक सॉलिड फॉर्म है। तो जो लिक्विड फॉर्म आती है वो बेसिकली अनसैचुरेशन की वजह से आती है, ठीक है, यानी इसके पास डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, और ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ना वो मिनिमम बेटे आपके पास 1 और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ठीक है। जो फैट्स होंगे ये हमेशा सैचुरेटेड होंगे, इनके पास बेटे कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट वन। एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड होगा इसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा, ठीक है। और ऑयल्स जो हैं बेटे ये हमेशा आपको दिखाई देते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और फैट्स एनिमल बॉडी के साथ रिलेट करते हैं। एग्जांपल्स में ऑलिक एसिड, लिनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि बेटे आपके पास 2 कार्बन वाला है, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन वाला है, पामेटिक एसिड जो होता है बेटे ये हमारे पास 16 कार्बन वाला है, स्टीरिक एसिड जो है ये 18 कार्बन वाला, इसको हम लोग इसके साथ रिलेट करते हैं। ऑलिव ऑयल से ऑलिव जो कि ऑयलिक एसिड है इसको हम लोग हासिल करते हैं, ये भी कितने कार्बन वाला है, ये भी बच्चों हमारे पास 18 कार्बन वाला है, लेकिन ये अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप लोग बात करें लिनोइलिक एसिड की, तो लिनोइलिक एसिड जो है बेटे ये इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, इसके ज़रा ना मेल्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं। हमारे पास ये जो ऑयलिक एसिड होता है इसमें पहला सवाल तो ये आता है कि भाई इसमें डबल बॉन्ड आपको किस में मिलता है, तो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान मिलता है, ठीक है। और अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑयलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटे ये आप लोग मेंशन करते हो, दैट इज 4 डिग्री सी, ठीक है। लिनोइलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है -5 डिग्री सी। उसकी वजह क्योंकि इसमें लिनोइलिक एसिड के अंदर आपको डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो देखो अगर अनसेचुरेशन बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इसी तरह से 18 कार्बन वाला देखें स्टीरिक एसिड, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटे ये आपके पास 70 डिग्री सी तक मौजूद होता है, ओके। तो ये आप लोग इसमें फैट्स और ऑयल्स के दरमियान जो है वो चीज़ें रिलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसकी ना टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स ये आ जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा आपको स्टीरॉइड्स मिलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में आप लोग क्या जानते हो। सबसे पहला सवाल जो इसमें पूछा जाएगा बेटे वो ये है कि जी हमारे पास ये जो एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और बेटे इनको हम लोग कहते हैं कि ये 2 तरह के मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं। कौन कौन से? एक बेटे एफ फॉर हम लोग मेंशन करेंगे इसमें फैटी एसिड, एफ फॉर फैटी एसिड्स, और दूसरा ए फॉर हम लोग मेंशन करते हैं अल्कोहल्स। तो अगर ये अल्कोहल और फैटी एसिड के मिलने से बनेंगे तो बेटे इनके जो रिजल्टेंट होंगे वो एस्टर्स कहलाएंगे। इसीलिए एसाइल ग्लिसरॉल्स को हम लोग एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल भी कहते हैं। और ये याद रखिएगा इसमें जो अल्कोहल है वो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है 3 OH ग्रुप वाला। जैसे देखो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और इसके पास भाई 1 2 3 OH ग्रुप है, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज ग्लिसरॉल। और यहाँ पर आपको फैटी एसिड दिखाई देंगे, ठीक है, पहला फैटी एसिड, सेकंड और ये थर्ड फैटी एसिड। अच्छा बच्चों, जब भी आपके पास ये रिएक्ट करेंगे जिसमें हम लोग कहते हैं कि एसिड का हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसका, और
ये अल्कोहल का OH, जब ये मिलते हैं तो बेटे इनके दरमियान जो है ना वो बॉन्ड बनता है, यहाँ से वाटर निकलेगा। तो अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो ये हमारे पास मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बनेंगे। फिर जब दूसरा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी बेटे रिएक्ट करने से एक और बॉन्ड बनेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब हम इसको बोलेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। फिर बेटे अगर तीसरा फैटी एसिड भी इसके साथ मिलता है और इसके मिलने से आपको यहाँ पर एक थर्ड बॉन्ड दिखाई देगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा और इसको बोलेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ना आपके पास क्वेश्चन बन सकता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, डाईएसाइल और ट्राईएसाइल कि इसमें भाई किसके अंदर कौन कौन सी चीज है वो रिलीज करती है। अब आ जाते हैं वैक्सीज की तरफ। वैक्सीज जो होते हैं बेटे ये हाईली हाइड्रोफोबिक है, दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक, ये क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। और इनको हम लोग ना मिक्सर्स बोलते हैं, दे आर द मिक्सर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। और इनके कंपाउंड्स को देखें तो हमारे पास बेटे एफ फॉर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं फैटी एसिड्स, एफ फॉर फैटी एसिड्स इनके पास मौजूद होंगे। ठीक है, ए फॉर बेटे इसमें अल्कोहल्स मौजूद होंगे, दैट ए फॉर इसमें हम लोग मेंशन करते हैं अल्कोहल्स मौजूद होंगे। देन ये के फॉर हम लोग मेंशन करते हैं कीटोन्स इनके पास मौजूद होते हैं। एंड देन लास्ट ए फॉर इनमें अल्केन्स मौजूद होते हैं। और याद रखिएगा ये जो अल्केन्स होते हैं बेटे ये हमारे पास रेंज करते हैं कार्बन नंबर 25 से लेकर कार्बन नंबर 35 तक। और हमेशा ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जैसे 25, 27, 29, 31, 33 और 35। ठीक है, और फिर बेटे हम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके पास वैक्सेस हैं ये रोल क्या प्ले करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनाते हैं, एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। और ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं इनके अंदर बेटे हम लोग मेंशन करते हैं क्यूटिकल है, बर्ड्स फेदर्स हैं, शीप वूल है, बीज वैक्स है। और इसी तरह से ये एब्रेसिव डैमेज, यानी अगर रगड़ की वजह से इसमें डैमेज हो तो वो एब्रेसिव डैमेज कहलाता है, उससे बचाना इनका काम होता है। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें नेचुरल और सिंथेटिक वैक्सेस दोनों की बात करते हैं। जो नेचुरल वैक्सेस होते हैं इनको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास नेचुरल वैक्सेस कहलाते हैं जो कि सिंपल हैं, और एक बेटे हमारे पास सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं, दे आर लेबल्ड एज सिंथेटिक वैक्सेस। इसके अंदर बेटे हम लोग पैराफिन की बात करते हैं। ये दो कैटेगरीज आपको इसमें मिलेंगी। आगे चलते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स में बेटे ये हमारे पास ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड इनका यूनिट है जिनसे ये डिराइव होते हैं। और जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं तमाम की तमाम बायो मेम्ब्रेन्स उनके अंदर आपको ये मिलेंगे। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटे, इसके अंदर एफ फॉर फैटी एसिड इनमें मिलेगा, पी फॉर फॉस्फोरिक एसिड, ए फॉर अल्कोहल एंड एन फॉर नाइट्रोजनस बेस। ये जो पहले तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पहले तीन कंपोनेंट्स हैं, इनसे बच्चों आपको फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, ये फॉस्फेटिडिक एसिड। और अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजनस बेस डाल देंगे तो फिर ये फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट हैं, जैसे कोलिन है, सेरीन है, इथेनोलेमीन है, ये हम लोग इसके साथ जो है वो बेटे चीज़ें मेंशन करते हैं। इनोसिटोल भी आ जाता। चलो इसको ज़रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर बेटे एक तो पाया जाएगा ग्लिसरॉल, जो कि ये यहाँ पर मौजूद है, दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है, इस ग्लिसरॉल में बेटे हम दो फैटी एसिड ऐड करते हैं। फर्ज कर लो ये इसका हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप जो है ये मिले और इनके मिलने से यहाँ से वाटर रिलीज हुआ तो क्या बनेगा, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। एक और भाई ये आपके पास OH और ये H जो है वो मिलते हैं, इनके मिलने से एक और बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी वाटर रिलीज होगा। अब क्या हो गया, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। तीसरे की बात करते हैं तो इसमें बेटे ये OH और ये हाइड्रोजन जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से बेटे ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो भी इसके साथ अटैच हो गया। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाएगा। अब फॉस्फेटिडिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर बेटे इसका हाइड्रोजन और इसका OH ये आपस में मिलेंगे
तो इसके मिलने से एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बन गया। ठीक है। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है बेटे, इसमें अगर कोलीन हम लोग ऐड करेंगे तो फॉस्फेटिडाइल कोलीन, सेरीन ऐड करेंगे तो फॉस्फेटिडाइल सेरीन, अगर नाइट्रोजनस बेस इथेनोलेमीन है तो ये बेटे फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन कहलाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, इसका ना हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से सिंबॉलिकली ये हम लोग यूं शो करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये हम लोग कुछ यूं रिलेट करते हैं। ये बेटे इसका हमारे पास आ जाता है दैट इज हेड, जो कि पोलर पोर्शन कहलाता है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड वाला जो एंड है वो मौजूद होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है। बाकी ये जो नीचे टेल है, ये बेटे दोनों के दोनों फैटी एसिड होते हैं, और ये बेटे आपके पास डबल बॉन्ड जो है उसको शो करता है, अनसेचुरेशन को शो करता है। इसको ना हम लोग किंक भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर आपको ये लाजमी तौर पर दिखाई देता। अब आ जाते हैं टर्पिनॉइड्स की तरफ। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं बेटे, ये ओनली पॉलीमर्स हैं एंड दे आर द पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रिनॉइड सब यूनिट। अब आइसोप्रिनॉइड सब यूनिट क्या होता है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आइसोप्रिनॉइड सब यूनिट जो है बेटे, इसको याद रखिएगा, ये आपके पास ये इस तरह से कार्बन इसमें मौजूद हो गए, दैट विल बी CH2, यहाँ पर CH। ठीक है, और ये बेटे डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3 जो है वो हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास इसको C5H8 जो है वो हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, C5H8 जो है वो इसके साथ हम लोग मेंशन करेंगे। ये है जी आइसोप्रिनॉइड सब यूनिट। ठीक है, टर्पिनॉइड्स बड़ा सिंपल से, ये रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मोनोटर्पीन जो होता है ना, ये लिख लो, मोनोटर्पीन जो होता है वो 2 आइसोप्रीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसकी एग्जांपल मेंथोल है। इसमें जो डाइटर्पीन होता है वो 4 आइसोप्रीन सब यूनिट के मिलने से बनता है। इसकी एग्जांपल फाइटोल चेन है या विटामिन ए है। फिर ट्राइटर्पीन जो है वो 6 आइसोप्रीन सब यूनिट के मिलने से बनता है, और इसकी एग्जांपल बेटे एम्ब्रीन है। ठीक है जी, तो ये 4 हमारे पास इसकी जो हम लोग मेन एग्जांपल्स हैं उनको डील कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं बेटे, इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हैं ये क्या है, दे आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट, और ये इनको ना क्रिस्टलाइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम लोग क्रिस्टलाइज जो है वो कर सकते हैं, और इसी क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर ही आपको ये दिखाई देता है। कार्बन कितने होते हैं भाई, इसमें याद रखिएगा, दे हैव 17 कार्बन्स इन दैम। ठीक है, ये देखो 17 कार्बन यहाँ पर दिखाई देते हैं। 4 चेन रिंग्स हैं ABCD, एक 5 कॉर्नर्ड है, 3 जो है वो 6 कॉर्नर्ड रिंग होती हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटे, इसको याद रखिएगा, दे फाउंड इन मेम्ब्रेन्स, और ख़ास तौर पे यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, दे फाउंड इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स, उनमें बेटे आपको ये मिलेगा। और इन्हीं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स में उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना इसका काम है। इसको हम लोग बोलते हैं दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, दे आर प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। जैसे आपके पास सेक्स हार्मोन्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन की बात करते हैं। ये बच्चों हमारे पास दे मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है बेटे, उसको मेंटेन करना ये इसका काम होता है। अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं सीधा सीधा बेटे हम इनको बोलते हैं कि दे आर मॉडिफाइड फैटी एसिड्स। हमारे पास क्या है, दे आर मॉडिफाइड फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स होने की वजह से हम इसको लिपिड के साथ जो है वो डील करते हैं। इनको बेटे हम लोग लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। हर सेल ऑलमोस्ट इसको प्रोड्यूस कर सकता है, और इन्फ्लेमेशन के साथ जो है वो हम लोग इसमें रिलेट करते हैं। तो इसीलिए ये भी मेंशन किया जाता है कि एवरी मेमेलियन टिश्यू जो है, एवरी मेमेलियन टिश्यू
वो बेटे इसको प्रोड्यूस कर सकता है। और ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ दीज लिपिड्स हैं वो आपको मिलती। डिस्कवरी की भाई बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था। प्रोस्टेट ग्लैंड हम लोग रिलेट करते हैं कि ये भाई हमारे पास एसोसिएटेड होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एराकिडोनिक एसिड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। ठीक है जी, तो एराकिडोनिक एसिड जो हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका काम क्या होता है बेटे, दे आर टू नॉन पोलर टेल्स अटैच होती हैं 5 कॉर्नर रिंग से, और ये आपके पास ब्लड प्रेशर, इसके फंक्शंस की बात कर लें, ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। फीवर के लिए इसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें रोल प्ले करता है। अगर आपको कुछ चोट लगी है तो इन्फ्लेमेशन में बेटे ये हमारे पास रोल प्ले करता है। सेंस ऑफ पेन जो है बेटे वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, सेंस ऑफ पेन और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट जो है, फॉर्म ब्लड क्लॉट, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जिनको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं, जो कि लिपिड्स के अंदर हम लोगों ने इनको डिस्कस किया। अब बेटे न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये हमारे पास बहुत सिंपल्स हैं। पहला तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके मोनोमर कहलाते हैं। इसकी बेटे जो डिस्कवरी है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एफ मेस्चर। 1869 के अंदर भाई ने इसको डिस्कवर किया था 2 सेल्स के अंदर, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो आपके पास पस सेल्स आ जाते हैं, ह्यूमन पस सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, और दूसरा बेटे ये हमारे पास फिश स्पर्म सेल, उसमें ये मौजूद होते हैं। यानी हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और जब इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया ना तो बेटे इसको न्यूक्लियन बोला गया था, बिकॉज न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट हुआ। बाद में इसकी एसिडिक नेचर की बेस के ऊपर इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया, क्योंकि ये हमारे पास डीएनए और आरएनए से मिलते जुलते होते हैं। सॉरी, डीएनए और आरएनए एसिडिक नेचर की वजह से। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की खास बात जो कि एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती है कि भाई ये कौन से पॉलीमर हैं, दे आर लीनियर। ठीक है, यानी इनमें कभी ब्रांच नहीं होगी, दे आर अनब्रांच लीनियर पॉलीमर्स। और ये बेटे ऑल लिविंग एंटिटीज में आपको नजर आएंगे। इवन दो आप वायरस की बात करो तो उसमें भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होता है। तो इस वजह से हम लोग मेंशन करते हैं कि ये वायरस से लेकर, वायरस जब सेल के अंदर जाएगा तभी लिविंग होगा, वायरस से लेकर ह्यूमन सेल तक आपको हर सेल के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड लाजमी तौर पर जो है वो दिखाई देते हैं, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने इसकी बात जो है वो डिस्कस की। इसमें ना याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड हमें मिलते कैसे हैं। ये आपको दोनों तरह से मिल सकते हैं। यानी अगर हम लोग इसकी फ्री फॉर्म की बात करें तो फ्री फॉर्म के अंदर मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, बाकी फॉर्म्स के अंदर आपको ये मिलते हैं, और हम लोग मेंशन करते हैं दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी अटैच्ड फॉर्म की बात करें कि अटैच्ड फॉर्म में किस तरह से, तो अटैच्ड फॉर्म में बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स उसके तौर पर ये मिलेगा, जिसमें हम लोग लेबल करते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स में राइबोसोम्स आ जाते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन है, क्रोमाटिन आ जाता है जो कि बेटे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है, चलो, डीएनए क्या होता है, डीएनए को हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेटे हम लोग इसको मेंशन करते हैं। और एक है जी बेटे दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट वन। उसकी वजह यह है कि इसमें ना शुगर बड़ी मैटर करती है। जो डीएनए की शुगर होती है इसको बोलते हैं दैट इज डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जो कि इसको बनाती है। और जो आरएनए होता है बेटे इसमें राइबोज शुगर होती है, और ये राइबोज शुगर जो है ये आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आते हैं इसके ना मोनोमर की तरफ, जो कि न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द
प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें बेटे 3 सब यूनिट होते हैं। सबसे बेसिक जो है वो पेंटोज शुगर है, सेंट्रल एलिमेंट हम इसको बोलते हैं, स्केलेटन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। दूसरा नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं जो कि प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जब बेटे इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों मिलकर जो है वो हमारे पास बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ अगर हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे तो ये बेटे हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। दैट विल बी लेबल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स को जरा सुन लो। प्यूरीन्स के अंदर हमारे पास डबल रिंग्ड है और इसमें हमें एडेनिन और गवानीन नज़र आती है। पायरिमिडीन्स की बात करें तो इसमें थाइमिन है, यूरासिल है और साइटोसिन है। यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाई जाती है और थाइमिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाई जाती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, हमारे पास बेटे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है सामने, इसको देखते हैं। सबसे पहले राइबोज शुगर की बात करते हैं। ये हमारे पास आ गई बेटे, दैट इज शुगर। और ये 5 कार्बन वाली शुगर है। इसमें भाई आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये 3 कार्बन पे मौजूद होता है, इसीलिए हम लोग 3 प्राइम एंड भी इस पे मेंशन करते हैं। इसका जो 5 कार्बन होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, ये बेटे लिंकेज बनाता है और इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं, ये जो लिंकेज है दैट इज लेबल्ड एज एस्टर लिंकेज, ठीक है। क्योंकि अल्कोहलिक और एसिडिक के दरमियान जो है ये लिंक बन रहा है, इस वजह से हम इसको एस्टर लिंकेज बोलेंगे। दूसरी तरफ आ जाएं बेटे तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर के दरमियान ये जो लिंकेज होता है ये दैट इज CN लिंकेज, और इसको हम लोग बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दैट इज N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है बेटे, ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की एक टाइप होती है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। और यहाँ पर बेटे ये हमें फिर नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हवाले से MCQs आता है। अगर बेटे वो मेंशन करे कि कार्बन 1 और नाइट्रोजन 1 के दरमियान लिंकेज है, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो सिंगल रिंग्ड होंगी, जिनको पायरिमिडीन्स कहते हैं। और अगर कार्बन 1 और नाइट्रोजन 9 के दरमियान लिंकेज होगा तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी इनको हम लोग बोलेंगे प्यूरीन्स, डबल रिंग्ड होती हैं, ठीक है। और ये बेटे आपके पास इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि डायरेक्शन जो होती है वो 5 प्राइम एंड से हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है, 3 प्राइम एंड पे फ्री OH ग्रुप होता है जो कि नया न्यूक्लियोटाइड जो है बेटे इसके साथ अटैच कर रहा होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करते जाएं हम यहाँ पे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए डाई न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड, तो डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर ना क्वेश्चन पूछते हैं पहला कि इसमें एस्टर फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज कितने, ठीक है। फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज कितने होते हैं? तो डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज एक ही होता है। लेकिन अगर बच्चों इसके अंदर एस्टर लिंकेज की बात करें तो इसके अंदर एस्टर लिंकेज होंगे 3। सेम एज अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होंगे 2 और एस्टर लिंकेज होंगे 5। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होंगे 3 और एस्टर लिंकेजेस होंगे बेटे 7। तो ये आपके पास ना इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजनस बेसिस आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में पाई जाती है और जो थाइमिन होती है दैट इज जस्ट फाउंड इन DNA, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको हम लोग रिलेट करते हैं। अब जरा पोली न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। पोली न्यूक्लियोटाइड जो है बेटे ये हमारे पास DNA और RNA हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आ गया दैट इज DNA, जो कि बच्चों मोस्टली जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जाना जाता है और हम इसको जेनेटिक मॉलिक्यूल के तौर पर भी मेंशन करते हैं। दैट इज द जेनेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें बेटे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर ऊपर वाली नीचे है तो नीचे वाली ऊपर आएगी, इसलिए हम लोग ये मेंशन करते हैं दे आर हैविंग एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स।
ठीक है। और इसमें बेटे आपको फिर ग्रूव्स दिखाई देंगे। ये जो हमारे पास नज़र आता है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज माइनर ग्रूव। ये माइनर ग्रूव है। और ये जो डिप्रेशन हमें दिखाई देता है इसको हम लोग लेबल करते हैं दैट इज मेजर ग्रूव। ठीक है, डिप्रेशन। तो माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव जो है ये एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि भाई इनके अंदर जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन या लिंकेज पाया जाता है, जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें भाई अगर हमारे पास एडेनिन है और थाइमिन है, कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2 डबल बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इनको बोलते हैं। गवानीन है और साइटोसिन है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये बचे आपके पास जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए से बनता है हमारे पास आरएनए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी बेटे आपके पास जेनेटिक मॉलिक्यूल के तौर पर जाना जाता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं दैट इज जेनेटिक मॉलिक्यूल। और ये बेटे हमारे पास इंफॉर्मेशन कैरियर भी होता है। मतलब डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि आरएनए के अंदर कन्वर्ट करना और फिर उससे प्रोटीन बनाना, ये इसका काम होता है। समटाइम हम ये भी कहते हैं कि जो डीएनए होता है, लेट से हम कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज लेबल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से जो डीएनए बनेगा वो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेटे आपने इसके साथ याद रखना है। अब आगे चलते हैं आरएनए की टाइप्स की तरफ। तो आरएनए की जो टाइप्स हैं बेटे, ये हमारे पास 3 बेसिक टाइप हैं, जिसमें एक तो मैसेंजर आरएनए है, एक ट्रांसफर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज की बात करें तो ये 3 to 4% होता है। ट्रांसफर आरएनए जो है बेटे ये टोटल का 10 to 20% होता है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये सबसे ज़्यादा 80% हम लोग मेंशन करते हैं। मैसेंजर आरएनए की जो बेटे लेंथ होती है ये वेरिएबल लेंथ रखता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये डिपेंड करता है जीन के ऊपर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसमें ट्रांसफर आरएनए की, तो बेटे इसकी जो हमारे पास लेंथ होती है सबसे छोटी होती है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो रेंज करता है। और अगर बेटे राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये हमारे पास लार्जेस्ट आरएनए के तौर पर जो है वो जाना जाता है। ठीक है, दैट इज लार्जेस्ट आरएनए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है। मैसेंजर आरएनए बेटे इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कहाँ से कहाँ? ये भाई डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी करता है राइबोसोम तक, जहाँ पे फिर आपके पास प्रोटीन बनती है। ठीक है, और इसमें ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए जो है बेटे ये हमारे पास कैरी करता है अमाइनो एसिड्स को एट साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, जहां पर ट्रांसलेशन हो रही होती है, प्रोटीन बन रही होती है, वहां पे अमाइनो एसिड कैरी करना इसका काम है। राइबोसोमल का क्या काम है? राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, राइबोसोम फॉर्मेशन, यानी हम ये कहते हैं कि यही राइबोसोम जो होता है वो फिर बाद में ट्रांसलेशन या अमाइनो एसिड अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आ जाता है भाई इसमें कि जो आपके पास कह लो मैसेंजर आरएनए है, इसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन आता है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसकी लेंथ है सपोज 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। आप ये बताओ कि भाई इसमें कितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनेगी? तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। 3000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेटे इसको डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, आंसर आता है 1000। इसका मतलब यह है कि 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनती है। ठीक है, बड़ा आसान से, और इसमें नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है। ट्रांसफर आरएनए में क्या क्वेश्चन आता है? ट्रांसफर आरएनए में क्वेश्चन आता है भाई इसका जो 3 प्राइम एंड है उस पर क्या होता है? OH। यहाँ पर आके ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है, और ये बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये देखो ACC सीक्वेंस होता है इसका। ठीक है, फिर आपको लूप्स दिखाई देते हैं, ये जो है T लूप या इसको हम लोग थीटा लूप भी कहते हैं।
ये टी लूप या थीटा लूप क्या करता है? ये बेटे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, दैट इज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, और इसके साथ आके ना राइबोसोम ने अटैच होना होता है। ठीक है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट हम इसको बोलते हैं। दूसरी तरफ बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज डी लूप, और ये डी लूप जो है बेटे ये रिकग्निशन साइट है, दैट इज द रिकग्निशन साइट ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम। ठीक है, एक्टिवेशन एंजाइम होता है उसकी बेटे रिकग्निशन के लिए ये हमारे पास डी लूप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज एंटीकोडॉन लूप। ये क्या करता है? दैट डिटेक्ट्स कोडॉन साइट। कोडॉन साइट जो होती है बेटे उसको डिटेक्ट करना इसका काम है, और ये कंसिस्ट करता है 7 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी, तो ये बच्चों ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, फिर हम लोग चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो ट्रांसफर आरएनए की टाइप्स जो हैं बेटे डिफरेंट लिखी जाती हैं, जिसमें आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 45 है। देयर आर 45 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हमने क्या पढ़ना है भाई? इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम जब इसके ये बना देता है तो राइबोसोम का जो फंक्शन है वही इसका फंक्शन है। क्या फंक्शन है? दैट वी कैन से दैट इसका फंक्शन है ट्रांसलेशन। ठीक है, या हम इसको लेबल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये फंक्शन के तौर पर जो है बेटे वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें आरएनए डीएनए की हम लोग बात करते हैं। अब आ जाते हैं बेटे इसमें कांजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ। अच्छा, कांजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्योरली किसी एक मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बने होते, दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और इसको बनाने का जो काम होता है ना बेटे वो गोल्जी अपरेटस का होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो इसको बनाता है, या हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन करवाना बेटे ये इसका काम होता है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल हैं, जैसे बेटे हमारे पास ये कहा जाता है एक मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है बेटे दैट इज ग्लाइको लिपिड, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मिलने से बनता है। एक हमारे पास है बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं एक है जी जिसको हम लोग लेबल करेंगे दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, देखें ज़रा क्या करते हैं हमारे पास बेटे, ये जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग बोलते हैं आउटर कवरिंग होती है सेल की, मेम्ब्रेन के साथ पढ़ चुके हैं। हार्मोन्स के तौर पर बेटे ये एक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हम इनको कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें रिसेप्टर कहना या आरबीसी एंटीजन के तौर पर ये एक्ट करता है। ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो बेटे ये भी ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ वाइट मैटर बनाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम इनका काम है। माइलिन शीथ बनाना जो है वो इसका काम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीथ फॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, वो भी बेटे हमारे पास यही बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात करें बेटा तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स और क्रोमाटिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम्स और क्रोमाटिन। फिर आ जाते हैं लिपोप्रोटीन्स की तरफ। तो लिपोप्रोटीन्स हैं ये आपके पास मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, ये था बच्चों हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस किया हमने, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया हमने बेटे, लिपिड्स को डिस्कस किया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है वाटर की डिस्कशन की। तो ये दैट इज बायोलॉजिकल
मॉलिक्यूल। आई होप ये टॉपिक जो है बेटे, ये आप सब लोगों को क्लियर है।